पति और पत्नी करीब 13 दिन तक शिमला और मनाली की सैर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उसके बाद जब वापस लौट कर आते हैं तो महिला अपने मायके चली जाती है, क्योंकि 5 साल की जो उसकी बेटी होती है वह उसकी माँ के पास थी। माँ पूछने लगती है कि बेटा दामाद दिखाई नहीं दे रहे, ना ही उनसे बातचीत हो पा रही है, और लगभग 13 दिन से तो बातचीत ही नहीं हो पाई है, कहाँ है? जैसे ही माँ ने पूछा, बेटी ने इधर उधर घुमा फिरा कर जवाब देने शुरू कर दिए। लेकिन इससे पहले कभी बेटी ऐसी बात नहीं करती थी। माँ को कुछ शक होता है, माँ जिद पर अड़ जाती है पूछने के लिए कि आखिरकार दामाद जी हैं तो कहाँ हैं। बेटी माँ की जिद के आगे टूट जाती है और बताती है कि उनका मैंने अब से लगभग 13 दिन पहले कत्ल कर दिया था। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, माँ के पैरों जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो अपने पति से बताती है कि तुम्हारी बेटी कुछ इस तरह की बातें कर रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब आप भी अपनी बेटी से पूछना है तो उसे पूछताछ कर लीजिए। जो बेटी ने अपनी माँ से बताया था वही सब कुछ अपने बाप को भी बता दिया। बाप और माँ उस लड़की को लेकर सीधे थाने पहुंच जाते हैं और थाने ले जाने के बाद कहते हैं कि हमारी जो बेटी है वह दामाद जी के बारे में पूछते हैं तो वह कहती है कि कत्ल कर दिया है। थानेदार ने संबंधित इलाके में 2 सिपाही भेजे और भेजकर पूछा कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि उस लड़की ने बताया था कि उसने कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद जो लाश है वह घर के अंदर जो बाथरूम है उसमें रखी हुई है। 2 सिपाही बाथरूम में जाते हैं, जाकर देखते हैं तो बाथरूम नीट एंड क्लीन था। तभी सिपाही बोलते हैं कि साहब ये झूठ बोल रही है, यहां तो सिर्फ एक ड्रम रखा हुआ है, बड़ा सा ड्रम, वह भी सीमेंट से पूरी तरह से भरा हुआ है। जब इस महिला से फिर से पूछा जाता है तो महिला कहती है कि जो उसका पति है वह उस ड्रम के अंदर पैक है, उसको चिन दिया गया है, उसके छोटे छोटे 15 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए हैं। ड्रम को जब खोला जाता है तो वाकई उसके अंदर लाश निकलती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहानी, यह घटनाक्रम पूरी तरीके से ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सूबेदार जगदीश सिंह चौहान फार्मिंग मित्रा से आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला है मेरठ, और मेरठ जिले का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का इलाका है। एक कॉलोनी है जिसका नाम है इंदिरा नगर। दरअसल इंदिरा नगर में ही एक मास्टर कॉलोनी है। मास्टर कॉलोनी की यह सच्ची घटना है। एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी होता है, 24 फरवरी 2025 को रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास की बात है, वो अचानक से अपने घर पहुंच जाता है। और लंदन से घर पहुंचने की उसके पीछे की एक वजह थी कि जैसे ही अगली तारीख यानी कि 25 फरवरी आएगी, रात को 12 बजे जैसे ही 25 फरवरी की तारीख आगे बढ़ेगी तो उसकी पत्नी का जन्मदिन शुरू होता है, और वह अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए सरप्राइज देना चाहता था। ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, यानी कि पत्नी और बेटी को सरप्राइज देना चाहता था। और अचानक ही घर में जब दस्तक देता है तो घर में खुशियों के गीत से गाए जाने लगते हैं और एकदम सरप्राइज देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। ऐसे ही यह सब घर में ठीक ठाक चल रहा था। 25 तारीख को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है और 2 दिन के बाद अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। घर परिवार के सभी लोग वहां पर आते हैं, केक कटता है और खुशियों के गीत गाए जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, ये बात है 4 मार्च 2025 की, रात लगभग 11 बजे के आसपास पति आराम से सोया हुआ था और रात के जैसे ही 11 बजते हैं पत्नी उसके सीने पर आकर बैठ जाती है। एक बड़ा सा चाकू लेती है और पत्नी अपने ही पति के सीने में बहुत तेजी के साथ घोंप देती है। जैसे ही वो चाकू उसके शरीर के अंदर जाता है उसके बाद उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन वो चीखने की इसलिए स्थिति में नहीं था, कुछ घंटे पहले उसने जो खाना खाया था, खाने में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था, और नशीला पदार्थ मिलाने की वजह से उसकी जो बॉडी थी वह उस तरह से मूवमेंट नहीं कर रही थी, इस तरह से विरोध नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी का कुछ विरोध कर पाता। पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था तो उसके पैरों को भी किसी ने पकड़ रखा था। अब इसके बाद जिसने पैर पकड़े हुए थे उसने उस चाकू को पकड़ लिया, और जिसने चाकू पकड़ा हुआ था उसने पैरों को और हाथों को पकड़ लिया। इसके बाद एक चाकू सीने में घोंप दिए गए। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, जैसा तुम कराओगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आऊंगा। वो इस तरह से कहता चला गया, लेकिन सामने वाले पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। यह आवाज, यह बातें उसकी दोनों के यानी कि कातिलों के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी, और वह अपना काम बड़े इत्मीनान से बहुत आराम से कर रहे थे।
ना उन्हें किसी को मारने का कोई फर्क पड़ रहा था। आखिरकार लगभग 25 से 30 मिनट तक वो व्यक्ति ऐसे ही तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, और एक बार को आकर वह दम तोड़ देता है। जैसे वो दम तोड़ता है, मर जाता है, उसकी नब्ज को टटोला जाता है। जब यहां से ये दोनों, यानी कि जो इसकी पत्नी होती है, इसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, वो यह सोच रही थी इसकी लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, क्या किया जाए। तभी वो अपने प्रेमी से बातचीत करती है। तो प्रेमी ने कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास इसका उपाय है। उसने कुछ पॉलीथिन ली और उस पॉलीथिन के अंदर इसकी लाश के टुकड़ों को पैक करने लगा, और उसने कहा कि इसकी लाश के टुकड़ों को शहर के अलग अलग हिस्सों में इनको जाकर फेंक देंगे। यह ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि अगर बार बार यहां से निकलोगे तो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और तुम कैमरे की नजर में आ जाओगे और फंस जाओगे। इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि किसी को इस बात का एहसास ही ना हो और किसी को इस बात के बारे में जानकारी ना हो। तभी वह रात भर इंतजार करते हैं और शरीर के अलग अलग टुकड़े करते हैं। बाथरूम में उस लाश को ले जाकर रखते हैं। उस लाश से जितना भी ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था, वह बाथरूम में होता हुआ बाहर नाली में बह जाता है। उसके शरीर के लगभग 15 से ज्यादा टुकड़े किए जाते हैं। हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग। जब शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि 5 मार्च 2025। इसका जो प्रेमी होता है वह सीधा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वो सीमेंट की बोरी लेकर आता है और साथ ही कुछ डस्ट लेकर आता है और एक बड़ा सा ड्रम लेके आता है। ये सब लाने के बाद अपने उसके बाथरूम में रख देता है। बाथरूम में रखने के बाद जितने भी टुकड़े थे जो कि पॉलीथिन के अंदर पहले से ही पैक थे, इसके बाद उसको डस्ट भी थी और साथ ही सीमेंट को घोलकर वो उस बड़े ड्रम के अंदर रख देते हैं और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को उसके ड्रम के अंदर वो डाल देते हैं। मुस्कान और उसका प्रेमी प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना बाहर चलते हैं घूमने के लिए, और यहां से चले जाते हैं सीधा शिमला। की बेटी थी वो पहले से ही अपनी नानी के यहाँ पर ज्यादातर रहती थी। 5 साल की वह बेटी है और वह घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। मुस्कान रस्तोगी ने मोहल्ले वालों को यह बात बता दी थी कि मैं अपने पति के साथ शिमला घूमने जा रही हूँ। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है मनाली घूमने का। वो घूमते हैं, घूम घूम कर वापस जब आते हैं, आने के बाद यह प्रेमी तो अपने यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जो महिला होती है इसका नाम पूरा मुस्कान रस्तोगी होता है। उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। वो अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ जो कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का ही एक गौरीपुरा इलाका होता है, वहां पर वे रहते हैं। परिवार के लोग और माँ पूछ रही थी कि दामाद से कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है, आखिरकार दामाद हैं कहां पर। लेकिन जब बार बार माँ बात पूछ रही थी तो लड़की गुस्से में आकर कहती है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। जब उसकी माँ ने यह बात सुनी तो अपने पति से कहा कि तुम्हारी बेटी ने कुछ इस तरह का काम किया है। 17 तारीख को यह बात पता चलती है। 18 मार्च 2025 को यह नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि ब्रह्मपुरी थाने में पहुंचते हैं उसकी माँ और उसके पिताजी। वहां जाकर बताते हैं कि हमारी बेटी की यह करतूत है, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है। जब पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि लाश कहां है, तो वह बताती है महिला कि उसके पति की जो लाश है वह बाथरूम के अंदर रखी हुई है। जैसे ही 2 सिपाही मौके पर पहुंचते हैं, दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद बताते हैं कि बाथरूम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तभी उन्हें लगता है कि शायद ये महिला झूठ बोल रही है। वो इंस्पेक्टर को सूचना देते हैं कि साहब यह तो झूठ बोल रही है, यहां तो कोई लाशवास नहीं है। वो महिला कहती है कि वहां पर एक ड्रम रखा हुआ है, आप उस ड्रम को खोलेंगे तो उसके अंदर लाश मिलेगी। ड्रम पूरी तरह से पैक था। अगर इस कहानी के बैकग्राउंड में झांकने की कोशिश करते हैं तो यह कहानी शुरू होती है साल 2015 से। एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत के पिता मुन्ना लाल जो कि इंडियन ऑयल कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं और ये रहते हैं ब्रह्मपुरी के इलाके में। और इनको मुन्ना लाल को 3 बच्चे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम बबलू होता है, दूसरा बेटा जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है और तीसरी बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है। साल 2015 की बात है। तब यह लड़का, इनकी सौरभ राजपूत बीटेक कर रहा था, का प्रथम वर्ष का छात्र होता है और इसके कुछ दोस्त रहते थे शास्त्री नगर के। वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाया करता था और एक दिन एक दुकान पर जो कि गौरीपुरा के इलाके की दुकान होती है, वहां पर देखता है कि एक लड़की है जो खूबसूरत है और देखने में अच्छी लग रही है। दुकान से वो खरीदारी कर रही थी। उस लड़की को वह देखता है, वो लड़की उसे देखती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से उन्हें प्यार हो जाता है। तभी पहली ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी बदल लेते हैं और जब इनका मन करता था तभी वह नंबर पे बहुत सारी बातें करते थे। बात करते करते तब 8 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसके बाद जो लड़का होता है वह अपने परिवार से कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो पास के ही मोहल्ले में रहती है। लड़के के पिता को यह बात पता चलती है, वह साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम अपने ही बरादरी
में तुम्हारी शादी करेंगे, इधर उधर शादी नहीं करेंगे। लेकिन लड़का और लड़की दोनों जिद पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम प्यार भी करेंगे और शादी भी करेंगे और जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। इस तरह की कस्में वो खाने लगते हैं और परिवार के लोग टूट जाते हैं। आखिरकार सौरभ राजपूत और साथ ही उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, दोनों की शादी हो जाती है। साल 2016 में जैसे ही शादी होती है, उसी साल 2016 में इसकी मर्चेंट नेवी यानी कि लंदन के अंदर नौकरी लग जाती है और जिंदगी पटरी पर आ जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। घर में कुछ कलेश रहने की वजह से वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है, उसे अलविदा कह देता है और नौकरी छोड़ने के बाद जब वो वापस आता है तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ अकेला रहना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर वो प्लाईवुड वगैरह किसी दुकान वगैरह का काम वाम करने लगता है और जैसे तैसे वक्त आगे बढ़ रहा था। साल 2019 की बात है, उसको एक बेटी पैदा होती है और बेटी का नाम पीहू रखा जाता है। लेकिन वह अपने माता पिता से, भाई बहन से, परिवार से लड़का अलग रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो साल 2020 में लंदन में ही एक मॉल के अंदर उसको सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल जाती है और वहां पर नौकरी करने लगता है। इसका कभी कभार आना जाना होता था, महीनों महीनों में वो घर से गायब रहता था। इधर जो पत्नी रहती है, पत्नी अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ। लेकिन बेटी जो रहती है ज्यादातर नानी के साथ रहती थी। नानी के साथ उसका वक्त बीता करता था। नानी और नाना उसको बहुत ज्यादा प्यार देते थे, खुश रहते थे। अब मुस्कान जो होती है वह अकेली रहती है। कुछ ही फासले से एक लड़का रहता है, उसका नाम होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला जो कि पेशे से एक सीए होता है और कब इन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं, ये अकेली रहती थी और जब भी मौका मिलता था साहिल शुक्ला को वो मुस्कान से मिलने के लिए उसके घर आया करता था। वे ऐसे रहते थे जैसे पति पत्नी रहते हैं। वक्त आगे बढ़ने लगता है। साल 2023 की बात है। एक दिन इस सौरभ राजपूत को जब ये वापस लंदन से लौट के आता है तो उसे अपनी पत्नी का मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल में ही वह देख लेता है कि किस तरह से यह साहिल शुक्ला से बातचीत करती है, चैटिंग करती है और उसने इस बात का ऐतराज किया। तभी ऐतराज करने के दौरान ही उसकी पत्नी मुस्कान ने साफ साफ बोल दिया था कि वो तुमसे अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है और वह अपनी जिंदगी साहिल शुक्ला के साथ बिताना चाहती है। लेकिन जो सौरभ होता है वो तलाक देने से साफ इनकार कर देता है और इन दोनों के बीच में कभी कभार इस बात को लेकर विवाद रहता था, झगड़ा रहता था। हालांकि सौरभ ने इस रिश्ते को निभाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन चल नहीं पाया क्योंकि इनमें बिगाड़ खाता होता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, यह है 24 फरवरी 2025 की बात। 25 तारीख को पत्नी का जन्मदिन मनाया और अगले 2 दिन के बाद यानी कि 28 फरवरी को उसने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने के बाद सब लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल के बाद उसकी बॉडी को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है। जब यह मनाली और शिमला घूम कर आए तो 13 दिन के बाद तब वह प्रेमी और प्रेमिका सीधा घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद वे कहते हैं कि अब इस ड्रम को उठाकर यहां से बाहर फेंक देते हैं। दोनों ने तमाम कोशिशें की उस ड्रम को वहां से फेंकने की, लेकिन दोनों मिलकर भी उस ड्रम को हिला नहीं पाए। उसके बाद फिर जो साहिल होता है सीधा बाजार जाता है जहां पर मजदूर मिलते हैं। मजदूर जो ठेके पर मिलते हैं वहां जाने के बाद मजदूरों से कहता है कि एक भारी सामान है, उसे उठाकर सीधा ई रिक्शे में रखना है और ई रिक्शे भी लेके आना है। ई रिक्शा घर के बाहर खड़ा हो जाता है। 4 मजदूरों के साथ मिलने के बाद मुस्कान और उसका जो प्रेमी होता है साहिल वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो ड्रम अपनी जगह से हिलता नहीं है, इसलिए वे परेशान हो जाते हैं। यहाँ से फिर मुस्कान अपने मायके चली जाती है। वो मायके जाने के बाद वो परेशान थी, उदास थी, लेकिन इसी बीच में जो 13 दिन का समय था, गैप था, 5 मार्च 2025 से लेकर 17 मार्च 2025 तक इसके सौरभ का फोन चलता रहता है। सौरभ के घर वाले भी बातचीत कर रहे थे, चैटिंग भी कर रहे थे, फोन पे बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत उनका बेटा नहीं कर रहा था बल्कि उस मुस्कान का प्रेमी बात कर रहा था जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो ड्रम होता है उसको अपने कब्जे में लिया। ड्रम को तोड़ा गया तो उसके अंदर उस सीमेंट के भी घोल था, वो सूख चुका था। उसके अंदर लाश के टुकड़े थे। उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वाकई बहुत भयानक मौत दी गई थी। काश उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात होती ही नहीं, क्योंकि इस घटना के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर किसी इस तरह से ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने लगता है, कहने लगते हैं कि सब कुछ ठीक हो लेकिन ऐसी पत्नी ना हो जैसी मुस्कान रस्तोगी। इसने रिश्तों को तार तार कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।